धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बहुत कुछ आजकल इतना घट रहा है कि उसको जितना रिपोर्ट किया जाए कम है, लेकिन मीडिया की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो सिर्फ भूखों बनकर रह गया है। नेताओं के बयान फुलटू चलाता है, किसी एक मुद्दे को पकड़कर रात दिन उसी के गीत गाता रहता है और असल जो चीजें हैं उनसे लोगों को रूबरू नहीं कराता। और हिंदी मीडिया का हाल तो उससे भी बुरा हो गया है। वो उसका तो पूछे ही मत कि वो किस दुनिया में जी रहा। आजकल दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के वकीलों के बीच एक द्वंद्व की स्थिति पैदा हो गई है। पहले द्वंद्व की स्थिति दिखाई दी फैसल फारूक के मामले में, जो शिव विहार में स्थित राजधानी स्कूल के मालिक हैं। जब उनको जमानत मिल गई और उसके बाद पुलिस ने उनको दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया और उनकी पहली जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई पुलिस, तो वहां पे पुलिस का पक्ष रखने के लिए केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित महाजन पहुंच गए, जिस पर कोर्ट ने पूछा कि आप किस अधिकार से यहाँ आए हैं। यहाँ पर तो दिल्ली सरकार का वकील पेश होना चाहिए। राहुल मेहरा भी वहां पे थे। उन्होंने कहा साहब ये यहाँ गलत आए, इनको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये हमारा कार्य क्षेत्र है। के बाद ऐसी ही भूमिका कांग्रेस की जो निगम पार्षद है इशरत जहां के मामले में दिखाई दी, जब वो अपने मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस को और टाइम दिया है निचली अदालत ने, ये गलत है, वो टाइम नहीं दिया जाना चाहिए। तो वहां पे भी अमित महाजन और राहुल मेहरा के बीच बहस हुई। ये चल क्या रहा है, किसका अधिकार क्षेत्र है, किसकी क्या भूमिका है, इसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट विजेंद्र कसाना जी, जो खुद लंबे टाइम तक केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल रह चुके हैं। उनसे अच्छा तो कोई इस पूरे मामले पे बता नहीं पाएगा। कुछ चीजों को सिस्टमेटिकली ढंग से उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जी थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आप खुद स्टैंडिंग काउंसिल रहे हैं, अगर बेहतर होगा अगर आप हमारे व्यूवर्स को ये बता पाएं सॉलिसिटर जनरल की क्या भूमिका है, अटॉर्नी जनरल की क्या भूमिका है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल की क्या क्या भूमिका है, वो कहाँ पे जा सकते हैं, और इसके अलावा जो स्टैंडिंग काउंसिल है सेंट्रल गवर्नमेंट के, मैं पूछना चाहता हूँ वो किस कार्य क्षेत्र में और किस भूमिका में नजर आने चाहिए। पूरे सिस्टम को हम 3 जगह बांट के काम करते हैं। लोअर कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, तीनों के अपने अपने गवर्नमेंट काउंसिल। अब आपने जो पूछा था जैसे अटॉर्नी जनरल और ये हैं, वो उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, वो बहुत स्पेसिफिक वाइड क्षेत्र है। लेकिन इतना मान लें कि जैसे एडवोकेट जनरल हो गया, उसके साथ एडिशनल एडवोकेट जनरल हो गए, उनके साथ जो है फिर स्टैंडिंग काउंसिल हो गए। ये हमारा एक टीम वर्क है। उस टीम वर्क में सब कुछ जो है एडवोकेट जनरल की गाइडेंस पे, उसके सुपरविजन पे होगा। वो जहां चाहे जो उसका जुडिक्शन है उसमें जाके वो खड़ा हो जाए, किसी स्टैंडिंग काउंसिल को भी हटा के हो जाए, किसी एडिशनल को भी हटा के हो जाए, क्योंकि वो सब कुछ उसकी देखरेख में होगा, इसके लिए हो जाए। इसी तरह हमारी स्टेट में जो हाई कोर्ट होंगे, वहां जो एडवोकेट जनरल होगा, वो एडवोकेट जनरल अपने हाई कोर्ट में रहेगा और कुछ एडिशनल अपॉइंट होंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन में रहेंगे। इसी तरह जो हमारा लोअर कोर्ट होगा, लोअर कोर्ट में जो सेशन ट्रायल और मजिस्ट्रेट ट्रायल है, उसमें भी एक परिपाटी है। कुछ स्टेट्स में जो मजिस्ट्रेट हैं उनके यहाँ गवर्नमेंट से वो एग्जाम देके इलेक्ट होके आते हैं, जिनको आप पीपी बोलते हैं। और कुछ सेशन कोर्ट जो होते हैं, सेशन कोर्ट में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं। कई बार कुछ स्टेट में जो नीचे वाले हैं वही प्रमोशन होके वहां पे चले जाएंगे। ये बिल्कुल उनके स्पेसिफिक क्षेत्र बटे हुए हैं सब। अच्छा, दिल्ली की जहां तक समस्या है, दिल्ली केंद्र शासित है और कुछ मामलों में हम स्टैंडिंग काउंसिल के नाते भी दिल्ली सरकार के कुछ मामलों में रहे। जैसे दिल्ली पुलिस को भी हम लोगों ने कुछ जगह देखा था अपने टाइम में, तो हम भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कई बार रहे हैं कुछ मामलों, कुछ और महकमों में भी रहे हैं। क्योंकि दिल्ली स्टेट पूरी तरह नहीं है, वो केंद्र शासित है, तो वहां केंद्र के लोग हो सकते हैं, लेकिन उसमें केंद्र के लोग के साथ साथ वहां स्टेट का भी अपना सेटअप है। जैसे स्टेट जो एलजी साहब बनाएंगे, एलजी का अपना जुडिक्शन है, वो अपने जुडिक्शन में बनाएंगे और वो फुलफिल है पूरा कंप्लीट, खासतौर से ट्रायल का। जो सेंट्रल के सब्जेक्ट्स हैं उनमें सेंट्रल के आएंगे, लेकिन जो ट्रायल के मामले हैं, ये जो अपना फौजदारी वाला है, इसका पूरा तामझाम उनका स्टेट लेवल पे है और उनको एलजी अपॉइंट करता है। वो सारे के सारे हैं। इसमें कहीं ऐसा लगता है कि कहीं उनके साथ कोई भरोसा नहीं है या तो, और वो कॉन्फ्लिक्शन कहीं पैदा हुआ है। उसमें एक चीज और मैं बता दूं, बहुत कुछ चीजें गिरावट आई है। जैसे हमारे यहाँ जो स्टैंडिंग काउंसिल या दूसरे बनते हैं या सभी तरह के, उनकी क्वालिफिकेशंस, उनके एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब है। उसमें एक्सेप्शन तो हो सकते हैं। मान लिया 7 साल एडीजीसी के लिए चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेशन में जो होगा
एडिशनल जो गवर्नमेंट काउंसिल होगा, एडीजीसी बोलते हैं, तो उसमें साथ साथ उसमें एक्सेप्शन कहीं हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं अभी ऐसे भी देखे गए हैं। हमारे यहाँ स्टैंडिंग काउंसिल की 3 कैटेगरी होती है, एक ग्रुप ए होता है, ग्रुप बी होता है, ग्रुप सी होता है। उसमें एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि भाई इतना मिनिमम 5 साल 7 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे केसेज भी इस बार देखे गए हैं कि मात्र 2 साल की स्टैंडिंग पे ग्रुप ए में, सी में चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, सी छोटा ग्रुप होता है, आदमी सीखते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं, चलो ठीक है। बी में भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस का चाहिए और ए में तो सीनियर ही जाते हैं जी। लेकिन ऐसे केसेस आज लॉ मिनिस्ट्री के पास हैं कि 2 साल के बिल्कुल न्यूली जो रजिस्ट्रेशन हुए जिन बच्चों के, उनको ग्रुप ए का स्टैंडिंग काउंसिल इस लॉ मिनिस्ट्री ने बनाए हैं। 2 चीजें आपकी बात से निकल के आती हैं, एक ऐसे लोगों को स्टैंडिंग काउंसिल बना दिया जा रहा है, एक कैटेगरी का जो अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं रखते, यानी कि उनका मात्र 2 साल का वो रिकॉर्ड पे है सारा का सारा। जी, पॉलिटिकल पावर उनके पास अच्छी मजबूत है, वो सीधे एक क्लास में पहुंच जा रहे हैं। एक चीज तो ये निकल के कि राजनीतिक प्रभाव उनका जबरदस्त है। दूसरी चीज आपकी बात से निकल के आई कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ केंद्र से जुड़े हुए जो मामले हैं उसमें स्टैंडिंग काउंसिल आ सकते हैं, लेकिन क्राइम से जुड़े हुए जो मामले हैं उसमें प्रदेश सरकार का ही जो स्टैंडिंग काउंसिल है, जिसको एलजी अपॉइंट करेंगे, वो ही जा सकता है। तो अब यहाँ सवाल ये है, नहीं एक कंफ्यूजन इसमें, जो आ नहीं सकते हैं, जो दिल्ली के मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में जैसे हम देखते थे, तो दिल्ली के मामले हम जो केंद्र शासित होने के नाते हम सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे, लेकिन हम नीचे नहीं आए थे कभी जी, नीचे कभी नहीं आए थे। अब जो नीचे जा रहे हैं, जो हाई कोर्ट में और अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तुषार मेहता जी इन सबको अपॉइंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो पूरा सेटअप दिल्ली स्टेट का है उस पर कहीं आपका यकीन नहीं है? थोड़ा सा और क्लियर कर दिया जाए। बहुत अच्छा आपने क्लियर किया है और आपने बता के बहुत अच्छा किया कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तब स्टैंडिंग काउंसिल या तमाम ये लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर हाईकोर्ट तक मामला रहता है तो ये प्रदेश सरकार यानी कि एलजी के द्वारा जो अपॉइंट किए हुए वकील हैं वो ही जाके पैरवी करेंगे। तो ये पहले आपने कभी इतिहास के पन्नों में देखा है कि क्राइम के मामलों में आप तो खुद स्टैंडिंग काउंसिल रहे हैं, आके खड़े हो गए हो कभी दिल्ली के अंदर? नहीं, कहीं नहीं देखा। उसमें इतना तो देखा कि जैसे प्राइवेट वकील कोई है, प्राइवेट वकील को जैसे केटीएस तुलसी साहब हैं, इनको एक बार हरियाणा में कहीं कोई केस में ले गई थी, कोई मामला था, लेकिन वो प्राइवेट के नाते आप कहीं भी चले जाएं, कुछ भी बन जाए, वो अपॉइंट होंगे आप उसके लिए प्रॉपर वे में। जैसे सीबीआई के जो मामले होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी भी वकील को आप स्पेशल सीबीआई वकील बना देंगे, प्राइवेट वकील को, और उसका एक टेन्योर होगा, या तो पर्टिकुलर केस के लिए होगा जब तक वो खत्म ना हो जाए, या उसकी टर्म होगी 3 साल 4 साल, जो इस तरह चलता है, लेकिन इस तरह कभी नहीं देखा। तो क्या दिल्ली पुलिस को यह अधिकार है कि एलजी द्वारा नियुक्त वकील को साइड करके, यानी कि राहुल मेहरा को साइड करके, दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कोई वकील अपने मामले में अपनी पैरवी के लिए खड़ा कर सकती है कोर्ट में? नहीं, दिल्ली पुलिस को कोई पावर नहीं है। दिल्ली पुलिस के वकील को अपॉइंट एलजी साहब करेंगे। दिल्ली पुलिस को अलग से कोई अधिकार नहीं है? नहीं, पुलिस नहीं कर सकती अपना वकील। पुलिस को वकील सरकार ही देगी, सरकारी वकील को ही पुलिस का वकील। तो क्या एलजी ऐसा कर सकते हैं कि पहले से जो उन्होंने वकील अपॉइंट कर दीजिए, मान लीजिए उनका नाम राहुल मेहरा है, उनको बाईपास करके एलजी जो है पिछले दरवाजे से वहां पे अमित महाजन को खड़ा कर सकते हैं? क्या ऐसा है नियम में? नहीं, ये लगता है कि आप पूरे सिस्टम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं कुछ तो गड़बड़ है। यानी कोई ऐसी चीज है जो आप या तो छिपा रहे हैं कोई चीज, या आप उस सिस्टम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। जब पहले से ही हर कोर्ट में लोग मुस्तैद हैं, पूरी मजबूती के साथ मुस्तैद हैं, यदि उनमें काबिलियत ना होती तो आपने बनाते क्यों? यदि आपने बनाया है तो कुछ देख के बनाया होगा। बिल्कुल सही। और काबिलियत का जहां तक सवाल है, देखिए जो लोग एक एक्सपीरियंस के बाद आते हैं, इतना तो सभी सिस्टम में होता है कि 19-20 लोग होते हैं। कुछ लोग जन्मजात बहुत तेज तर्राट होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस के बाद लगभग बेसिक समझ सबको होती है। ये कहना अपने आप में गलत है, वो सरकार ने अपॉइंट कर दिया उसको समझ नहीं थी। बेसिक समझ तो हर वकील में होगी ही जो उस लाइन में काम करता है, क्योंकि 4-6 महीने में कोई नए वकील को भी आप बना देंगे, वो सीख जाता है, उससे समझ आ जाती है। क्या कोई वकील बगैर एलजी की अनुमति के, मान लीजिए मैं नाम लेके पूछना चाहता हूं, अमित महाजन बगैर एलजी की अनुमति के चाहें किसी मामले में पुलिस की पैरवी कर रहे हैं, कोर्ट में जाके खड़े हो जाएं और सामने जज साहब भी देखें, अरे यार ये तो स्टैंडिंग काउंसिल है, आके खड़ा हो गया, अब इसको क्या कहें, क्या वहां क्या हो सकता है? देखिए, ये कन्फ्लिक्शन है, और कन्फ्लिक्शन कई चीजें कानून में नहीं लिखी होती। हम लोग बहुत सारी रीति से चलते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज हैं जिनको हम पूरी दुनिया में हर महकमे में फॉलो करते हैं। अब ये चूंकि नई समस्या आई है तो इस पे फिर समाधान होगा,
मान लिया इस पे कहीं कंफ्लिक्शन पैदा हो जाए और ये मामला चलते चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट तक आ जाए, फिर उसमें कोई साइटेशन आ जाएगी, फिर आगे से लॉ बन जाएगा, सब ऐसे हुआ था कंफ्लिक्शन, उसका ही समाधान खोज लें आप। देखिए इसके साथ में एक चीज और जोड़ूंगी इसके साथ। जी जी। ये जो दौर है, इस दौर में जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप देखें 3 हमारे पिलर बड़े होते हैं, मेन तो 3। जैसे जो अब हमारा लेजिस्लेचर है, हमारी जुडिशरी है, तीसरा हमारा अफसरशाही, तीनों में गिरावट है। तीनों में गिरावट कैसे कहेंगे? जो आज पुलिस का सीन आप यूपी में देख रहे हैं, मैंने कहीं एक पार्टी में हमारे यहाँ एक मुख्यमंत्री को आना था, मुख्यमंत्री साहब आए तो एक एसपी रैंक का आदमी उनकी खिड़की खोल रहा था। तो मैं उनको जानता था खूब बढ़िया, तो हमने पूछा भाई ये कौन है? कि ये मुख्यमंत्री साहब। मैं जानबूझ के उससे पुलिस वाले से कहलवाना चाह रहा था कि ये मुख्यमंत्री हैं, तुम एसपी हो, तुम उनकी खिड़की खोल रहे हो भाई। तो ये जो ऑफिसर्स में, आईपीएस में इस तरह की गिरावट आई है या आईएएस में आई है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि उनके अधिकार हैं। कई बार आपने देखा होगा कहीं बलवा हो जाए तो जिलाधिकारी को पावर है किसी बड़े से बड़े नेता को, यदि वहां कोई नुकसान होता है, हालात बिगड़ते हैं, उसको एंटर ना करने दे, उसको पावर है। अब अगली बात आती है, दूसरा आप देखेंगे जो जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट, देखिए 2 चीज से मिलकर चलेगी। जैसे एक हमारे यहाँ वो है कि जज एंड एडवोकेट बोथ आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट जी। तो क्वालिटी सुधारने के लिए दोनों को ही अच्छे से आप लाइए, दोनों के लिए बेहतर पैमाना रखिए, बेहतर कसौटी रखिए, दोनों को, जज को भी अच्छे से अपॉइंट करिए और सरकारी वकीलों को भी अच्छे से अपॉइंट करिए। लेकिन ऐसे ऐसे वकील हम आपको बताएंगे जो कभी कोर्ट नहीं जाते हैं, वो स्टैंडिंग काउंसिल बनते हैं, और उन्होंने नाम नहीं दिया था। वो जो सिस्टम इस देश का चल रहा है, वहां से वो सीधे उनके नाम भेजे गए थे और वहां से वो बन के आ गए। ये विवाद चला था उसमें। एक मैं सुन रहा था एक दिन, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, हरियाणा का मामला था। एक चाय की दुकान करता था वकील, उसको वहां बना दिया था हरियाणा सरकार की। उस पर फिर वो बहस हुई थी, तो उसने जो वहां का एमएलए था उसके इलेक्शन में 5 गाड़ियां लगाई थी। ये वहां बहस का मुद्दा था। अब शर्म आती है बाद में फिर जो कैसे लोगों को आप अपॉइंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या आपकी मजबूरी? आपने सही कहा कि गरिमा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, और जिस तरीके से अपॉइंटमेंट हो रहा है या अफसरशाही जिस तरीके से गुलामी की तरफ जा रही है, हर वक्त झुकने को तैयार रहती है, वो मुद्दा है और सब लोग उसको समझ भी रहे हैं। लेकिन मैं अपने मुद्दे पे रहना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से कोई रूलिंग बन जाए कि इस मामले में कौन पेश होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार की भूमिका यहाँ पे अहम हो जाती है सर, जो जरा जरा से अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट पे चली जाती थी और ये कहती थी साहब ये तो संवैधानिक अधिकार हमारा है, यहाँ पे केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती है। जब ऐसी स्थिति कोर्ट में दिखाई दे रही है कि उसके वकील और केंद्र सरकार के वकील आपस में भिड़ रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही है केजरीवाल सरकार? देखिए इसको थोड़ा सा डीप में जाएं। पहली बात तो ये कहना कि केजरीवाल सेकुलर है, ये अपने आप में एक बड़ा झूठ है। दूसरा ये कहना कि केजरीवाल और बीजेपी अलग है, ये दूसरा बड़ा झूठ है। आप जो अन्ना मूवमेंट था उस पर एक नजर मारिए, जो 6 लोग, जनरल वीके सिंह, केजरीवाल, किरण बेदी, एक वो जज साहब थे वो रिटायर्ड जो हाईकोर्ट के हुआ करते थे जी, ये सारे के सारे लोग आज अपॉइंट हैं। कोई गवर्नर है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई मिनिस्टर है, कोई कहीं है। ये सब आरएसएस के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। ये देश को ऐसी पागल बनाते हैं और ये इनकी बी टीम है कि कल कहीं बीजेपी को कुछ समाज विरोध में चला जाए इस मुल्क का, तो अगला ऑप्शन तैयार है, इसकी तरफ आप चले जाए। तो ये इनका दिखावा होता है कि हमको सरकार नहीं काम करने दे रही है। इनको किसने रोका था? आपकी बात सही है, ये जाते माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहते, कहीं और जाते, अपनी बात रखते, लेकिन ये जहां जहां सेकुलर और इस तरह के मुद्दे होते हैं वहां ये चुप्पी साध जाते हैं, सीधे बिल्कुल चुप रहते हैं, उस पर बोलते हैं। नूरा कुश्ती चल रही है दोनों के बीच, लोगों के सामने आए दिन आ भी रहा है। लेकिन सर, आम लोगों में इन सब चीजों से जो कोर्ट के अंदर बहस हो रही है और आपस में वकील भिड़ रहे हैं, वो जो न्यायपालिका है वो कैसा मैसेज जाएगा लोगों में? लोग क्या समझेंगे उस चीज को? देखिए इसको इस तरह से देखेंगे, ये सभी जिम्मेदार वकीलों में चिंता है और चीजें ऊपर के लेवल पे भी, वो बहुत ज्यादा चीजें कहने की नहीं होती है, लेकिन एक चिंता का विषय है। ऊपर के लेवल पे भी हम लोग बहुत चिंतित हैं कि सिस्टम में गिरावट है। यदि सिस्टम में गिरावट ना रही होती तो हमारे 4 माननीय जज बाहर धरने पे ना बैठते। कोई चीज तो है जो कहीं हम उनको बाध्य करती है, और वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज, और वो बहुत काबिल लोग थे, वो बाहर बैठते हैं। फिर बहुत सारी चीजें, आप बहुत सारे जजमेंट को देखिएगा, आप जजमेंट पे टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो एक सकारात्मक पहलू होता है उसमें तो बात कर ही सकते हैं जी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो, देखिए पूरे देश की व्यवस्था का दर्पण समाज होता है,
समाज ये वही समाज है जो हमारे जजेज को भगवान का दूसरा रूप बोलता था। लोग ये कहते थे गांव में कि भगवान को तो नहीं जानते, लेकिन वो धमकी दिया करते थे बड़े से बड़े आदमी को कि मुझे सताओ नहीं तो कोर्ट में चला जाऊंगा जी। तो वो जो गरिमा थी कोर्ट की, वो गरिमा कहीं खतरे में आ रही है। और एक मैं जज साहब का नाम बोल रहा हूं, उन्होंने कभी मीटिंग में ये कहा था, देखिए भाई जजेज आप सारे अपनी गरिमा को मेंटेन कर लीजिए, वरना तो आप तलवार लेके नहीं चलते। आपके पास समाज का दिया हुआ सम्मान ही है, जहां लोग खड़े होके हाथ जोड़ के नमस्ते करते। सारा जितने वकील जाते हैं सुबह वो झुकते हैं, क्योंकि वो न्यायमूर्ति हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो न्याय की मूर्ति के सामने खड़े। यदि न्याय की मूर्ति में गिरावट आएगी तो उसमें क्या होगा? लोकतंत्र तो गया सीधे सीधे। कैसे बेहतर हो पाएगा ये सिस्टम जब लोगों का भरोसा ही खत्म हो जाएगा? मान लीजिए आदमी, अभी आपने कहा कि गांव का आदमी कहता था मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, अब वो भरोसा उसके अंदर से टूट जाएगा कि मैं इसे कोर्ट में भी नहीं देख सकता। ना तो वकील एलियंस हैं, ना जजेज एलियंस हैं। समाज में गिरावट चुकी है और हम सब लोग समाज से आते हैं। जैसे ये जो दुबे अभी जो ये कल परसों जो कांड हुआ यूपी में, ये 50-60 मुकदमों में जमानत पे आता है। तो ये एक वकीलों में भी एक समुदाय है जो बहुत सारे खेल खेलता है, जिनको आप वीआईपी कहते हैं। वो वीआईपी ऐसे नहीं बनते हैं, वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में वो फिट होते हैं। और वो जो जोड़ तोड़ का सिस्टम है वो ऊपर तक ले जाता है सारे सिस्टम को, वो पूरे सिस्टम को करप्ट करता है। अच्छा, इसको वैसे भी हम समझें, पूरे उसमें जो पुलिस का नेक्सस, जो अफसरशाही का नेक्सस, जो खादी का नेक्सस, ये नेक्सस, और जो हर जिले में कुछ लोग होते हैं उनका, जो वीआईपी जिनको बोलते हैं, उनका नेक्सस, ये चारों नेक्सस जो काम करते हैं। और ये टूटता क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं टूटता कि इसमें किसी का व्यक्तिगत लॉस नहीं हो रहा, इसमें गरीब का हक मारा जा रहा है। क्योंकि जहां भी कमजोर पक्ष होगा उसके खिलाफ ही तो ये चारों खड़े हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये खड़े क्यों हैं? क्योंकि शासन और सत्ता में जब कहीं गरीब के पक्ष रखने वाले नहीं होंगे, सरकारें कॉरपोरेट के नजरिए से चलेंगी, इस मुल्क की संसद जब साहूकारों की बांदी बन जाएगी, तो फिर उस गरीब का पक्ष कौन रखेगा? फिर ये नेक्सस डेवलप होंगे। अब यदि आप कल्पना करिए ये ही बात चौधरी चरण सिंह के टाइम में रही होती, और तो उसमें क्या होता? जैसे आज फेसबुक और ये लाइव का जमाना है, उसमें कोई ईमानदार मुख्यमंत्री होता तो ये कहता दरोगा जी को, दरोगा जी इस टपोरी को बैठा दीजिए अपने सामने लाइव, और 5 घंटे तक इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन करिए, सारी पोल खोल दीजिए, कौन खादीधारी, कौन सा खाकीधारी, कौन सा समाज का वीआईपी, कौन नेता इसके साथ जुड़ा हुआ था, उससे पूरा देश दिखे। और वो सारे आज पुलिस अफसर भी पकड़े जाते, आईएएस भी पकड़े जाते, जिनका धन दुबई में विदेशों में लगता है, वो नेता भी पकड़े जाते, वो सब पकड़े जाते। लेकिन अब जो है, कभी आप किसी के घर पे जाके घर को तोड़ते हैं। घर को तोड़ने का मतलब क्या है? जहां क्राइम हुआ है उसके सबूत तो आप मिटाने पे लगे हुए हैं। कहीं आप मुलजिम को, जिस मुलजिम के पैरों में रॉड पड़ी हो, आप उसके हथकड़ी भी नहीं लगा रहे हैं, आप उसको लेके आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो इसमें आप जो है, देखिए, जो हमारे आर्टिकल 21 सीधे सीधे कहता है आप बुरे से बुरे आदमी हैं, बहुत बड़े दोष मुक्त हैं, आपको ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। आर्टिकल 21 इसकी बात कहता है, ये नहीं कि पुलिस उठाए और ठोक दे। लेकिन क्या करेंगे? पुलिस के बारे में आपने बताया है कि एक आईपीएस ऑफिसर खुद मुख्यमंत्री की गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है, तो जब मुख्यमंत्री कहे कि ठोको, तंत्र चलाना है, तो पुलिस तंत्र चलाने लग जाती है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी सर। फिर आपसे किसी मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए अभी दें इजाजत।